बाजार बोलता है, इसमें देख लेते हैं एफआईज डे इसका डेटा किस तरह का देखने के लिए मिल रहा है। तो एफआईज ने कल खरीदारी की है। हालांकि फ्राइडे को थोड़ा वो डरे हुए थे, लेकिन कल भी हल्के हाथ से खरीदारी की है। उन्होंने 1247 करोड़ रुपए की, वहीं डीआईज ने करीब 1448 करोड़ की बाइंग की है। तो दोनों ही इंस्टीट्यूशंस कल तेजी में थे और उसका असर दिखा भी कल जिस तरह का मार्केट तेज था। लेकिन एक बार देख लेते हैं कि आज ग्लोबल इंडिसेस का हाल किस तरह का है, क्योंकि खबरें तो काफ़ी कुछ पॉजिटिव हैं। डाउ में कल अच्छी तेजी देखने के लिए मिली, करीब 3% का उछाल देखने के लिए मिला। शंघाई ग्रीन मार्क में बना हुआ है। हैंसेंग थोड़ा नीचे है, करीब 2.25%। निकाई में करीब 2% की तेजी और कोस्पी नेगेटिव मार्क के साथ बना हुआ है, मामूली गिरावट है। तो कह सकते हैं कि एशियन मार्केट से और अमेरिकन मार्केट से तो संकेत पॉजिटिव हैं, लेकिन इन पॉजिटिव में एक नेगेटिव भी छिपा हुआ है, उस पर बात करेंगे। उससे पहले एक बार टॉप गेनर्स और लूजर्स देख लेते हैं। टॉप गेनर्स कौन से हैं आज के? तो टॉप गेनर्स में देखें तो तांला सॉल्यूशन करीब 9%, जीएम फाइनेंशियल 6%, आईएफएल कैपिटल करीब 6%, इंडिया इन्फोलाइन फ्रांस करीब 5.5%, सेनको गोल्ड करीब 5%। तो काफ़ी सारे शेयर्स हैं जो कि गोल्ड फाइनेंसिंग से जुड़े हुए या कैपिटल सेगमेंट से जुड़े हुए शेयर हैं, जहां पर की अच्छी खरीदारी देखने के लिए मिल रही है। एक बार देख लेते हैं कौन से काउंटर हैं जो कि आज टॉप लूजर्स हैं, जहां पर की स्ट्रेंथ नहीं है या गिरावट है। तो यूपीएल यहाँ पर करीब 6% की गिरावट, इसके प्रेफरेंशियल पार्टली पेड अप में, और किफिन टेक में करीब 5%, एथर एनर्जी में करीब 4.5%, फोर्स मोटर और यूपीएल वही है कि यूपीएल में भी आज करीब 4% की गिरावट देखने के लिए मिल रही है, और फोर्स मोटर में करीब 4.5% की गिरावट। तो ये कुछ एक काउंटर जहां पर कि आज थोड़ा सा प्रेशर है। लेकिन आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर पर चलते हैं कि क्यों अमेरिका और चाइना की डील से इंडियन मार्केट पर थोड़ा सा इम्पैक्ट आया, वो देखने की कोशिश करते हैं। अमेरिका, चीन और अमेरिका टैरिफ में ढील आई है और घटाने पर दोनों राजी हो गए हैं। टैरिफ की दर अब 145% से घटाकर 30% किया जा रहा है। 10% का बेसिक टैरिफ लागू रहेगा। पुराना टैरिफ 14 मई तक लागू रहेगा। खबर के चलते हमने देखा कि डॉलर में भी मजबूती देखने के लिए मिली, अमेरिकन मार्केट्स में भी अच्छी तेजी देखने के लिए मिली। हालांकि चीन का मार्केट उस तरह से रिएक्ट नहीं कर पा रहा है। तो एक बार देख लेते हैं कि कौन से पर्टिकुलर शेयर्स हैं जहां पर कि इम्पैक्ट पिछली बार पड़ा था और अब पड़ना चाहिए। तो आईटी शेयर थे, ऑटो एंसिलरीज शेयर थे। सर कैसे देखें इन सभी शेयर्स को, क्योंकि अमेरिका और इंडिया की डील पहले होनी थी और अमेरिका चाइना ज़्यादा अच्छे से बात कर रहे हैं। तो इसका असर है क्या इंडियन मार्केट पर, कि इंडियन मार्केट को थोड़ा ख़राब लग रहा है ये चीज़? अगेन विवेक जी, ये पूरे मैटर को मैं दो पर्सपेक्टिव से एनालाइज करना चाहूंगा। एक है, अगर हम ग्लोबल फंड फ्लो के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर चाइना और यूएस के जो ट्रेड डील है वो पॉजिटिवली आगे मूव होती है, तो मुझे लगता है कि जो इमर्जिंग फोकस जो फंड्स होते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, they will again try to move back fund to the dedicated emerging market funds, and in that case China, which has got the largest percentage share, will definitely benefit out of that. बट ऑब्वियसली जब ओवरऑल बास्केट में पैसा आता है तो मुझे लगता है कि इंडिया भी वहाँ कहीं ना कहीं एक नेचुरल बेनिफिशियरी बनते नजर आएगा, जहां हमारा 16 से 17% का वेटेज है इमर्जिंग मार्केट बास्केट में। तो फ्रॉम अ फंड फ्लो परस्पेक्टिव, एनी पॉजिटिव डेवलपमेंट फॉर चाइना इज ऑल्सो पॉजिटिव फॉर एन इंडिया ऑल्सो। कमिंग टू द सेक्टर स्पेसिफिक, ऑब्वियसली कहीं ना कहीं एक मार्केट में जो एक डर था कि ग्लोबल स्लोडाउन के चलते आईटी कंपनी जो है उनके बजट स्लैश कर दिए जाएंगे, उनके ग्रोथ आउटलुक कहीं ना कहीं अनसर्टन हो गई थी, स्पेशली अगले 2 क्वार्टर के लिए। तो अगर ये ट्रेड डील पॉजिटिवली मूव होती है अक्रॉस द ग्लोब, तो मुझे लगता है कि आईटी सेक्टर के लिए एक जो ओवरहैंग था वो कहीं ना कहीं रिड्यूस होते नजर आएगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुरंत एनवायरमेंट अनसर्टन से सर्टन हो गया, बट स्टिल कहीं ना कहीं ओवरहैंग है वो कहीं ना कहीं हटते हुए नजर आएगा। तो उसके चलते कहीं ना कहीं आईटी में थोड़ा सा सेंटिमेंट में हल्का सा बदलाव आया है। कमिंग टू डील बिटवीन यूएस एंड चाइना, अगेन वन हैज टू कीप इन माइंड दैट यूएस का जो ट्रेड डेफिसिट है तकरीबन $1200 बिलियन का है सालाना, उसमें से चाइना अलोन अकाउंट फॉर 24 to 25% नंबर। तो एक बात तो पक्की थी कि यूएस को जो उनके जो लार्ज ट्रेडिंग पार्टनर हैं उनके साथ डील करना जरूरी है, सो एज टू रिड्यूस द ट्रेड डेफिसिट, एंड एनीथिंग पॉजिटिव मूवमेंट ऑन दैट फ्रंट इज, आई थिंक ओवरऑल पॉजिटिव ही देखना चाहूंगा मैं। एटलीस्ट जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी है वो हटते नजर आएगी। और जिस तरह से आईटी सेक्टर पे हमने बात करी, ऑब्वियसली ऑटो सेक्टर कैन
बी ऑल्सो वन ऑफ द काइंड ऑफ मिक्स बैग हम कह सकते हैं। कुछ कुछ सेगमेंट में बेनिफिट होते नजर आएगा, कुछ सेगमेंट में कहीं ना कहीं अगर इंडिया को भी इंपोर्ट ड्यूटी घटानी पड़ी तो कुछ जो हायर एंड प्रीमियम सेगमेंट है वहां टू सम एक्सटेंट एक वॉल्यूम का डेंट भी हो सकता है। तो आई थिंक ओवरऑल अगर मैं सम अप करूं ये पूरे ट्रेड डील को, तो मुझे लगता है कि पॉजिटिव रहेगा ग्लोबल इकोनॉमी के परस्पेक्टिव से, एंड एट द सेम टाइम विल बी पॉजिटिव फॉर एन इंडियन इक्विटी मार्केट्स ऑल्सो। ठीक है। तो चाइना और ट्रेड डील्स का होना, चाइना के साथ भी ट्रेड डील का होना कोई इतना बड़ा नेगेटिव नहीं है। इंडिया को अपनी ट्रेड डील देखनी है कि उसमें कितने बेनिफिट्स हैं, लेकिन अभी तक इंडिया की ट्रेड डील पर जितनी एग्रेसिव बात हुई थी उतने एग्रेसिव बातें आई नहीं उसके बाद। और पहले तो यही कह रहा था यूएस की सबसे पहली ट्रेड डील शायद हमारी इंडिया के साथ ही होगी, और हो गई यूके के साथ, और अब चाइना के साथ जो इनके साथ सबसे आखिरी में नंबर आने वाली बात थी। लेकिन एनीवेज कोई बात नहीं, इंडिया का नंबर भी आ ही जाएगा। सर, एक और बड़ी खबर जो कल हमारे प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र के नाम संदेश दिया, अपनी दिल की बात कही, तो उन्होंने पाकिस्तान को क्या बोला? उन्होंने बोला कि देखो, टेरर कैंप पर भारत का गुस्सा केवल रोका है हमने, ख़त्म नहीं किया है। अगर आपने ये सोच लिया कि टेररिस्ट कैंप दोबारा से चला लोगे, शुरू कर लोगे, तो ऐसा गलती ना करें। टेररिस्ट का साथ देने वालों को भी टेररिस्ट ही माना जाएगा। ये उनका सीधा सीधा जो एक इंडिकेशन था वो पाकिस्तान को ही था। और उन्होंने कहा भविष्य में ऑपरेशन सिंदूर जैसी घटना के लिए तैयार रहें, अगर ऐसी हरकतें करते हैं तो भारत पर टेरर फैलाना वॉर के बराबर होगा। अगली बार अगर आपने कुछ भी टेरर एक्टिविटी की तो आप ये समझ लीजिए कि फुल ब्लोन वॉर हो जाएगा। और न्यूक्लियर की धमकी से हम कोई डरने वाले नहीं हैं, हमें धमकी देना बंद कर दो। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पानी और खून साथ साथ नहीं बह सकते, टेरर और ट्रेड भी साथ साथ नहीं हो सकते। साथ ही पाक ने भारत से युद्ध रोकने का आग्रह किया था, ऐसा प्रधानमंत्री ने पुष्टि की है कि उनके डीजीएमओ ने हमारे डीजीएमओ को फ़ोन किया था और बोला था कि युद्ध रोका जाए, सीज़ फायर के लिए उन्होंने पहल की थी। क्योंकि हमने देखा कि कुछ एक मीडिया चैनल्स में पाकिस्तान की साइड पर इस चीज़ का जश्न मनाया जा रहा है कि उन्होंने बहुत अच्छा रिप्लाई दे दिया इंडिया को, लेकिन इंडिया ने अपना स्टांस क्लियर कर दिया। लेकिन इन सभी से थोड़ा सा क्या मार्केट डरा है? लेकिन एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग थी कल के मार्केट में। कल हम 3000 पॉइंट चढ़े और उनका मार्केट भी करीब 9-10% चढ़ा। लेकिन इंडिया की मार्केट कैप देख लीजिए, करीब 5000 बिलियन यानी कि $5 ट्रिलियन की है, उनकी केवल $68 बिलियन की है। अब लोग ये कहते हैं कि जी कराची ज़्यादा तेज चल गया। भाई कराची का साइज़ तो देख लो, कराची का 68 बिलियन। अब मैं ज़रा ये बता देता हूँ कि कराची की जो टोटल पाकिस्तान के एक्सचेंज की वैल्यू है, उनसे कितनी बड़ी वैल्यू हमारी कंपनियाँ रखती हैं। मतलब इन्फोसिस जो कि $73 बिलियन की कंपनी है, SBI $83 बिलियन की कंपनी है, ICICI बैंक 120, भारतीय एयरटेल 130, TCS 162, HDFC बैंक 174 और रिलायंस 226। ये सारी कंपनियां, एक एक कंपनी पाकिस्तान की टोटल मार्केट कैप से ज़्यादा है, ये सारी कंपनियां। अब और रिलायंस जैसी कंपनी तो लगभग 3 गुना बड़ी है पाकिस्तान की टोटल सभी कंपनियों की मार्केट कैप से। HDFC बैंक भी 2.5 गुना बड़ी है, TCS भी करीब 2.5 गुना बड़ी है। तो इतनी सारी कंपनियां, या आप देखकर फ़ख्र भी कर सकते हैं। सनी सर, ये बताइए, ये जो प्रधानमंत्री का संदेश था, इसको स्ट्रीट कैसे रीड करेगा? इसको इस तरह से रीड करना चाहिए कि अभी ये वॉर रुक गया है, लेकिन भविष्य में कभी भी कोई घटना किसी को करनी हो तो जरा सा एक टेरर का कुछ किया और फिर वॉर शुरू। मतलब दोनों ही एग्रेसिव साइड हो गए और इंडिया तो इस समय काफ़ी एग्रेसिव हो गया। तो ये स्टॉक मार्केट के लिहाज से कितना मतलब एक डर होगा कि अगर इंडिया फुल ब्लोन वॉर में आने की धमकी दे रहा है अभी से ही, तो आप एक इन्वेस्टमेंट करते हैं, विज़न सोचते हैं कि 3 साल 5 साल, और ऐसे में अगर एक बार भी ऐसी घटना हो गई तो आपकी सारी मेहनत वेस्ट हो जाती है। मान लीजिए आप ये घटना 2 साल बाद होती है, आपने 2 साल तक अपने शेयर को चलते हुए देखा, फिर अचानक से उसी लेवल पर आकर देखा कि वॉर जैसी सिचुएशन में कि फिर वहीं आ गया, तो फिर आपको लगता है 2 साल की मेहनत तो मैंने वेस्ट कर दी। सर, ऐसे में क्या करें? डेफिनेटली विवेक जी, वॉर जो है एक टेम्पररी करेक्शन मार्केट में डेफिनेटली लाता है, बट अगर आप हिस्टोरिकल डेटा देखेंगे, वेदर इट इज कारगिल वॉर, पुलवामा, जब भी हिस्टोरिकली जहाँ भी कहीं ना कहीं जो नेबर्स के साथ फाइट हुई है उसके बाद मार्केट ने एक अच्छी रिकवरी दी है। एंड इनफैक्ट मुझे लगता है कि कल का जो संदेश था वो काफी क्लियर था कि
India is now very powerful, and it's a self capable in terms of मिलिट्री कैपेबिलिटी. इंडिया का जो डिपेंडेंस है बाहर की कंपनियों पे, बाहर के दूसरे देशों पर बहुत कम है. और कहीं ना कहीं मुझे पीएम साहब के स्पीच से ये भी लगा कि उन्होंने इंडियन डिफेंस कंपनीज की कहीं ना कहीं तारीफ भी करी कि जो कैपेबिलिटी है प्रोडक्ट बनाने की इंडिया की, इंडियन डिफेंस कंपनी की, वो कहीं ना कहीं अपने आप में एक तारीफ के लायक है. और उसी के चलते हमने जहाँ प्रधानमंत्री के स्पीच के पहले जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी वहां भी कुछ प्रोडक्ट देखे थे जो कि इंडियन कंपनीज ने बनाए हैं. तो मुझे लगता है कि ओवरऑल इंडिया इज ऑन वेरी स्ट्रांग फुटिंग, और एक मैसेज काफी क्लियर दिया है कि India won't tolerate any nonsense from any other country and is ready to retaliate at the right time. तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसे कोई बहुत ज्यादा घबराने वाली बात है. यस, डेफिनेटली वॉर के चलते मार्केट में नीजक रिएक्शन डेफिनेटली देखने मिलते हैं. टू सम एक्सटेंट इकोनॉमी में थोड़ा स्लो डाउन भी देखने मिलता है. बट मुझे लगता है कि जिस तरह से हमने 3 से 4 दिनों में कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग रिटेलिएशन दिया है और एक क्लियर कट मैसेज ये है कि जो हमारी जंग है वो टेररिस्ट के अगेंस्ट है, इट इज नॉट अगेंस्ट एनी सिविलियन और एनी पर्टिकुलर कंट्री के अगेंस्ट है. तो आई थिंक मैसेज इज वेरी लाउड एंड क्लियर कि अगर आप हमें कुछ हार्म करने की कोशिश करोगे तो डेफिनेटली हम उसका जवाब देंगे. तो मुझे लगता है कि एज ऑफ नाउ द ओवरहैंग इज बिहाइंड अस. 90% ओवरहैंग बिहाइंड अस है. मे बी 8 to 10% एक प्रोबेबिलिटी बनी रहती है कि अगर वहां से फिर से कुछ एक्टिविटी होती है तो इंडिया को रिटेलिएट करना पड़ेगा. बट एज ऑफ नाउ मैं इसमें कुछ ज्यादा रीड नहीं करना चाहूंगा. आई वुड लाइक टू गो अहेड विद द फ्लो ऑफ द मार्केट एंड वुड लाइक टू पार्टिसिपेट ग्रेजुअली टुवर्ड्स माय लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन. सर लेकिन जो हमारी कंपनियां हैं उनके साइजेज आपने देखे तो फ़क्र तो होता होगा. वैसे तो आपको भी ये डेटा पता ही होगा, लेकिन ये हमने थोड़ा दर्शकों को खुश करने के लिए दिखा दिया कि भाई बहुत सारे दर्शक हैं जो शायद इस तरह के डेटास को नहीं देखते हैं. और हमें भी इससे याद रहता है कि हाँ, इस तरह की हमारी कुछ कंपनियां जो कि उनसे साइज़ में इतनी बड़ी हैं कि पूरा पाकिस्तान एक तरफ और हमारी इन्फोसिस केवल एक तरफ, कि उससे बड़ी साइज़ की हमारी कंपनियां हैं. इनफैक्ट बजाज फाइनेंस भी ऑलमोस्ट अप्रोच कर रही है पाकिस्तान की टोटल मार्केट कैप को. सर ये जो जितने भी नाम हैं इनमें वैसे मैं पूछ रहा हूँ कि अगर कोई आपको नाम अच्छा लग रहा है कि इतने बड़े बड़े साइज़ की हो गई हैं कंपनियां, यहाँ से अगर किसी को और बड़े साइज़ का होना है तो वो कौन सी कंपनी होगी इन 7 नामों में से? ये तो मुझे लगता है कि अगेन सातों की सातों नाम अपने आप में इन्होंने अपने आप को प्रूव किया है इन टर्म्स ऑफ बिजनेस ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी. बट अगर मुझे इनमें से कुछ नाम चूज करना होगा तो अगेन मुझे लगता है कि विद इन बैंकिंग स्पेस आईसीआईसीआई बैंक को मैं चूज करना चाहूंगा. काफी रोबस्ट नतीजे बैंक ने डिक्लेयर करे थे. और हमें सभी को पता है कि इंडिया इज ऑन वे टू बी अ $10 ट्रिलियन इकोनॉमी ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 7 to 8 years, जो कि आज के डेट में $3.84 ट्रिलियन है. और अगर आप बैंकिंग सेक्टर देखेंगे तो यूजुअली जो जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ होता है उसका 1.2 टाइम्स का ग्रोथ मल्टीप्लायर लेकर चलता है. तो मुझे लगता है कि 12 से 14% की ग्रोथ बैंकिंग सेक्टर में आने वाले कुछ 8 से 10 सालों में देखने मिलेगी. एंड आईसीआईसीआई बैंक इज वेल प्लेस टू इनकैश ऑन दैट. देन सेकेंड पिक विल बी भारती एयरटेल. जिस तरह से हमने देखा है कि ये पूरे इंडस्ट्री में कंसोलिडेशन भी हुआ है. और जिस तरह से ग्रेजुअल प्राइस हाइक के तहत हम देख रहे हैं कि आरपू इम्प्रूव होते चले जा रहा है सभी टेलीकॉम कंपनीज का. एंड अगेन द कंजम्पशन ऑफ डेटा इज इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ माइग्रेशन फ्रॉम 2G to 4G एंड अगेन 4G to 5G. एट द सेम टाइम स्मार्टफोन का पेनेट्रेशन इंक्रीज हो रहा है. एंड अगेन इंटरनेट हैज बिकम वन ऑफ द बेसिक नेसेसिटी टू फंक्शन एफिशिएंटली. डिजिटल इकोनॉमी की तरफ हम बढ़ रहे हैं. तो अगेन भारती एयरटेल विल बी माय टॉपिक. कमिंग टू रिलायंस, अगेन अ वेरी वेल डाइवर्सिफाइड प्ले. पहले ऑयल एंड गैस कंपनी हुआ करती थी, अब नाउ 50% ऑफ द profit is coming from non-oil and gas business, whether it is retail, telecom, as well as the new energy business, which will start contributing over the period of next 3 to 4 years. तो आईसीआईसीआई, भारती एंड रिलायंस. एसबीआई पे मैं व्यू नहीं दे सकता हूँ ड्यू टू कंप्लायंस लेड रिस्ट्रिक्शन. ठीक है, तो सर ने बता दिया कि कौन सी कंपनियां हैं जहां पर कि एक पॉजिटिव आउटलुक अभी भी बना हुआ है. एक और सर खबर, आज पेटीएम में खबरें हैं कि अलीबाबा जो कि चाइना की बड़ी कंपनी है उसने अपना हिस्सा घटाया. ब्लॉक डील के जरिए करीब 2.5 करोड़ शेयर बेचे हैं और ब्लॉक डील के जरिए 4% हिस्सा भी बेचा गया. 809 रुपये 75 पैसे का फ्लोर प्राइस तय किया गया था, जिसमें कि 2065 करोड़ रुपए की ये डील है.
अलीबाबा का अगर कंपनी में हिस्सा देखें तो 9.85% है। जो अलीबाबा की जो पेरेंट कंपनी है ग्रुप आर्म एंड फिन, उसने ये स्टेक बेचा है। सर कैसे देखें पेटीएम को, पेटीएम के शेयर को आफ्टर दिस ब्लॉक डील? पहले तो दो डेवलपमेंट, मुझे लगता है कि द रिडक्शन ऑफ स्टेक बाय चाइनीज प्लेयर डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में पॉजिटिवली देखा जाएगा पेटीएम के शेयर होल्डिंग स्ट्रक्चर के पर्सपेक्टिव से। कमिंग टू बिजनेस, मुझे लगता है कि एट करंट मार्केट प्राइस बिजनेस थोड़ा फेयरली वैल्यूड है। हमें लगता है कि फेयर वैल्यू 900 950 रुपए की है पेटीएम की। पोस्ट रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शन कहीं ना कहीं कंपनी ने अपना बिजनेस पिवट करने की कोशिश करी है, कहीं ना कहीं चेंज करने की कोशिश भी करी है, एंड नाउ दे आर रिकवरिंग इन अ वेरी वेल मैनर्ड। बट मुझे लगता है कि जो स्टॉक में एक रैली हुई थी 350 400 के रेंज से 850 900 के आसपास का, कहीं ना कहीं जो पॉजिटिव है अगले 1 से 1.5 साल के वो प्राइसिंग है। तो वुड लाइक टू प्रीफर अ बाय ऑन डीप स्ट्रेटेजी इन अ पेटीएम एट अ करंट जंक्चर। कमिंग टू फिनटेक बिजनेसेस और न्यू एज बिजनेसेस, दूसरे काफी अदर बेहतर कंपनीज हैं जहां मुझे लगता है कि इन शॉर्ट टू मीडियम टर्म जहां पैसे बनाने के मौके हमें ज्यादा बेहतर नजर आते हैं। ठीक है, तो पेटीएम को छोड़कर ज़्यादा और दूसरे अच्छे मौके मिल सकते हैं सर, वो कहाँ मौके हैं? अगर हम न्यू एज बिजनेसेस की बात करें तो फ्यू बिजनेसेस लाइक जस्ट डायल विच इज अ काइंड ऑफ बी टू बी बिजनेस, अगर आप देखेंगे 7,000 करोड़ की मार्केट कैप है कंपनी की, उसमें से 4,500 से 5,000 करोड़ की कैश कंपनी होल्ड करती है। तो मुझे लगता है कि काफी डीप वैल्यू है। जस्ट डायल में काफी स्ट्रॉन्ग नतीजे भी डिक्लेयर करे थे ऑफ लेट कंपनी ने। तो जस्ट डायल एक कंपनी हमें पसंद है। देन देर इज वन कंपनी नोन एज मेडप्लस विच इज into this hybrid business model, जहाँ मेडप्लस के नाम से ये मेडिकल चेन ऑपरेट करते हैं। अगेन ऑनलाइन भी बिजनेस काफी स्ट्रांग है, जहाँ प्राइवेट लेबल के थ्रू मार्जिन एक्सपेंशन का स्कोप है। तो मेडप्लस इज द वन बिजनेस विच वी लाइक अमंग दिस। कमिंग टू ब्यूटी सेगमेंट, मुझे लगता है कि नायका इज डूइंग प्रिटी वेल इन टर्म्स ऑफ रिकवरी बोथ ऑन ब्यूटी एज वेल एज ऑन अपैरल साइड। तो नायका को प्रीफर करेंगे एट अ करंट जंक्चर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली खबर है टाटा स्टील पर। सर टाटा स्टील के कल नतीजे आए थे। नतीजों में उम्मीद थी कि थोड़ी वीकनेस रहेगी, लेकिन यूरोप ने उतना खराब प्रदर्शन नहीं किया। कंपनी के जो रेवेन्यूज़ हैं वो तो 4.5% गिरते हुए दिखाई दिए, लेकिन प्रॉफिट में करीब 7.5% का जंप दिखाई दिया। एबिटा में करीब 1% की गिरावट थी, लेकिन अदर इनकम ने थोड़ा सा बचाया कंपनी को, जिसकी वजह से नेट प्रॉफिट में थोड़ी ज़्यादा ग्रोथ दिख रही थी, क्योंकि अदर इनकम जो थी 176 करोड़ से बढ़कर 461 करोड़ आई, 162% का जंप था। तो ये थोड़ा वन टाइम रहती है, इसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉफिटेबिलिटी आपको ज़्यादा दिख रही थी। अदरवाइज़ अगर आप एडजस्ट करके देखेंगे तो वो एबिटा से आपको ज़्यादा पिक्चर क्लियर होगी कि 1% का एबिटा गिरा। लेकिन फिर भी सर मार्केट थोड़ा ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद यूरोप उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं करेगा। डोमेस्टिक मार्केट से उम्मीद ठीक थी, डोमेस्टिक मार्केट ने ठीक भी किया। अभी कैसे देखें सर स्टील शेयरों को, स्पेशली टाटा स्टील और दूसरे स्टील शेयर्स लाइक सेल जिनके अभी रिजल्ट्स आने बाकी हैं? टाटा स्टील, विवेक जी, मुझे लगता है कि जो स्ट्रीट का अनुमान था उसके आसपास ही कहीं ना कहीं नतीजे आए हैं। और आने वाले समय में मुझे लगता है कि जिस तरह से सेफगार्ड ड्यूटी भी इम्प्लीमेंट करी है, आगे जाकर जो नेट सेल्स रियलाइजेशन है पर टन बेसिस पर, वहां कहीं ना कहीं हमें इम्प्रूवमेंट आने की उम्मीद है। एंड ऑन द टॉप ऑफ दैट, अगर ग्लोबल बिजनेस एनवायरनमेंट थोड़ा ठीक होता है तो मुझे लगता है कि जो चाइना का कहीं ना कहीं डंपिंग इंडिया में चल रहा है, वो थोड़ा बहुत वहां से कुछ प्रेशर ईज ऑफ होते नजर आ सकता है। तो आई थिंक ओवरऑल सिनारियो एज ऑफ नाउ इज लुकिंग बेटर एटलीस्ट फॉर ऑल द स्टील कंपनीज। और अगर हम टाटा स्टील की बात करते हैं पर्टिकुलरली, तो हमें लगता है कि इसका जो फेयर वैल्यू है 170 to 180 रुपीज है। बट अगर मुझे कोई मेटल स्टॉक चुनना होगा तो मैं थोड़ा नॉन फेरस मेटल के और ज्यादा प्रिफर करूंगा बेट लेना। सो कंपनीज लाइक नाल्को विच आर ट्रेडिंग एट अ वेरी रिजनेबल वैल्यूएशन, और रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल लगता है अगर हम नाल्को की बात करें। तो एल्यूमिनियम एज अ कमोडिटी इज अ रिलेटिवली स्टेबल कमोडिटी इन टर्म्स ऑफ प्राइस। 2400 से $2600 के आसपास ही इसका रियलाइजेशन चलता है। तो नाल्को इज अ वन कंपनी विच आई वुड प्रीफर फ्रॉम एंटायर मेटल पैक। ठीक है सर, हिंडाल्को में भी नोवलिस के जो रिजल्ट्स थे उससे क्या कुछ इम्पैक्ट दिख रहा है, क्योंकि काउंटर आज थोड़ा नीचे है?
ये डेफिनेटली, अगर हम नोवेलिस की बात करें तो इसका काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन हिंडाल्को में रहता है, और उसके जो नतीजे हैं उसके चलते इम्पैक्ट देखने मिलता है। बट अगर मैं थोड़ा सा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हॉराइजन अगर देखता हूँ, तो वहां भी कहीं ना कहीं जिस तरह से केपेक्स प्रोग्राम कंपनी ने इनिशिएट किया है नोवेलिस में, और कहीं ना कहीं इसमें भी एक वैल्यू अनलॉकिंग होने की उम्मीद है, तो मुझे लगता है कि एंटायर एल्यूमिनियम स्पेस इज लुकिंग गुड। तो इसमें ऑब्वियसली वैल्यूएशन के लिहाज से थोड़ा नाल्को बेहतर लग रहा था। कमिंग टू हिंडाल्को अगेन, ओवरऑल कंसोल बेसिस पर जब कंपनी के नतीजे आएंगे तो थोड़ा बेहतर व्यू बना पाएंगे। बट अगर मैं व्यू की बात करूं तो ओवरऑल एल्यूमिनियम सेक्टर पर व्यू कंस्ट्रक्टिव है। प्रीफर्ड बेट विल बी नाल्को फॉलोड बाय द हिंडाल्को। ठीक है, तो सर ने बता दिया कि कौन से काउंटर हैं जहां पर कि सर को लगता है कि यहां पर अच्छी स्ट्रेंथ देखने के लिए मिल सकती है। सर कोई लास्ट पिक ऐसी बता दीजिए जो आपने फ्राइडे तक वेट किया हो कि जैसे ही मार्केट का सेंटीमेंट सुधरेगा मैं मंडे को खरीद लूंगा, और वो आपने कल किया भी, अपने अगर क्लाइंट्स को बताया हो कि ये शेयर खरीद लो, अब ठीक है, अब सब कुछ ठीक है। विवेक जी, मैं नतीजे के तौर पर आज हमने एक स्टॉक हमारे क्लाइंट्स को रिकमेंड किया है, वो है केयर रेटिंग लिमिटेड। तो बेसिकली सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर है। अगर आप रेटिंग एजेंसीज की बात करें तो क्रिसिल इज द नंबर वन, एंड केयर रेटिंग इज द सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर इन दिस। इसके लेटेस्ट नतीजे देखेंगे तो दोनों ही सेगमेंट में, रेटिंग एज वेल एज नॉन रेटिंग बिजनेस में, काफी समय के बाद एक अच्छी ग्रोथ कंपनी ने पोस्ट करी है। और अगर वैल्यूएशन के लिहाज से बात करेंगे तो अर्लियर दिस कंपनी यूज्ड टू ट्रेड बिटवीन 35 to 49 प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल, और जब कहीं ना कहीं अर्निंग सबड्यूड हो गई थी तो अब 28 से 30 के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पर ट्रेड होते नजर आ रहे थे। तो मुझे लगता है कि केयर रेटिंग में एक री रेटिंग का स्कोप है। हालांकि आज स्टॉक 8 से 9% ऊपर है, तो ग्रेजुअली बाय ऑन डीप की रणनीति बनाकर इसे एक्यूमुलेट किया जा सकता है। मुझे लगता है कि 15 से 20% का अपसाइड अभी भी कंपनी में अगले 6 महीने में हमें देखने मिलेगा।